आर्मी की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अर्थशास्त्र पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले। तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मार्क्स 80 अंक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहने वाले हैं और आप यहाँ पढ़ सकते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2025, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पेपर है वो आपके यहाँ पर पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो थोड़ा आपको यहाँ पर दिखाते जूम करके जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका आता है व्यक्तिगत इकाई और बात आपका राष्ट्रीय आय, साथ आपका पूर्ण रोजगार और दाता उपयुक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है और बात ऋणात्मक होती है, साथ शून्य होती है, दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य होती है, ठीक है। शून्य आपका यहाँ पर राइट आंसर है, शून्य होती है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो आपका था यू अक्षर जैसा और बाता, ठीक है, एक्स अक्षर की समांतर रेखा और साथ आपका जेड अक्षर जैसा और दाता वाई अक्षर की समांतर रेखा। तो यहाँ पर औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो इसका आपके यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा यू अक्षर जैसा। फिर चौथा आता कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाता अधिकतम समर्थन मूल्य और साथ आपका आधार कीमत और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर पाँचवा आपका आता है समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो आपका था व्यष्टि अर्थशास्त्र, बाता समष्टि अर्थशास्त्र और साथ आपके दोनों की और दाता किसी की नहीं। तो यहाँ पर समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। फिर आपका 6वां आता है भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन आता है RBI, बाता SBI और साथ आपका PNB और दाता UBI। तो भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। RBI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख ली, पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया तीसरा, तो तीसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए रहने वाला, ठीक है। तीसरे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आपका यहाँ पर आता है, तो चौथे का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पाँचवें का जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 6वां दिया, 6वें का राइट आंसर आपका RBI रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान। आपके प्रश्न द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपके यहाँ पर दिया गया है एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा व्यष्टि, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आपका इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। अर्थशास्त्र आपका पहले से लिखा है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र लिख देते हैं, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र सही रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। फिर आपका था कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस स्थिर लागत, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर स्थिर लागत हो जाएगा, ठीक है, स्थिर लागत। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है दीर्घकालीन कीमत को टोटल कीमत कहा जाता है। तो यहाँ पर दीर्घकालीन कीमत को, ठीक है, सामान्य कीमत कहा जाता है, ठीक है। आपका इसका आंसर आपका यहाँ पर सामान्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। तो इसका आंसर आपका समष्टि हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय आय में केवल ... आय को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में केवल, ठीक है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आय को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। आप 5वें का आंसर सुन लीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आय को सम्मिलित किया जाता है। फिर 6वां रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किया जाने वाला व्यय ... व्यय है। तो यहाँ पर रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किया जाने वाला व्यय, ठीक है, गैर योजनागत व्यय है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए गैर योजनागत, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। आपका डिक्टेशन का सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। प्रश्न आपका 3 आता है, 7 का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है। पहला स्टूडेंट जो आपका रहेगा वो असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, तो आपका यह भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। आपका यह असत्य रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा आता है, कुल उत्पादन को MP से प्रदर्शित किया जाता है, तो जो आपका रहेगा यह असत्य रहेगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो आपका यहाँ पर ये सत्य रहने वाला है। और जो आपका आता है उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार सामयिक की व्याख्या करता है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है, सही जोड़ी बनाई, जो कि स्तंभ आवा में आपकी दी सही जोड़ी 7 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती है आपकी NNP, तो इसको आपको मैच करना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से। और दूसरी आती है आपकी GNP, तो इसको आपको यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मैच कर देना है। और जो आपकी तीसरी आती है वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो इसको आपको यहाँ पर दोहरे संयोग का अभाव से मैच कर देना है। और जो चौथी आती है आपकी MPC, तो इसको आपको सीमांत उपभोग प्रकृति से मैच करना है, ठीक है। आपकी चौथी रहेगी। 5वीं आती है केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक को आपको मैच कर देना है यहाँ पर RBI से। और जो 6वीं आती है व्यावसायिक बैंक, ठीक है, व्यावसायिक बैंक को आपको SBI से मैच कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 6वीं आपकी हो जाएगी SBI। और जो 7वीं दी गई मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य आपको हो जाए विनिमय का माध्यम, ठीक है, आपकी 7वीं। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आप कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है, और साथ ही इस साइड भी आपकी यहाँ पर दी गई है, ठीक है, सही जोड़ी। अब प्रश्न 5 आता है, एक है शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका यहाँ पर देख लेते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो दूसरा नाम है वो है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी, तो यहाँ पर जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कम होगी, कम आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है, इसका आंसर हम बता देंगे, ठीक है। चौथा आता है प्रति इकाई लाभ का सूत्र लिखना है आपको। फिर 5वां था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है, ठीक है। और GDP का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। और जो आपका 6वां आता मूल्य का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है, तो ये आपका यहाँ प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक कार्य। और जो आपका यहाँ पर GDP का पूरा नाम, तो GDP का पूरा नाम हो जाएगा आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ग्रोस, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा GDP का प्रोडक्ट, ठीक है। आपका GDP का पूरा नाम हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर तीसरा, चौथा और 5वीं का आंसर वो वीडियो के लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे। और साथ ही आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न 6 आता है सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 6वीं का जो आपका यहाँ पर ये सीमांत उपयोगिता का अर्थ, ठीक है। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त अतिरिक्त संतोष या उपयोगिता को कहते हैं। यह कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर कुल उपयोगिता का अर्थ यहाँ पर हो जाता है। और जो इसका अर्थ होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं दी है, ठीक है। ये आपका 6वीं का आंसर, ये आपका 6वीं का अर्थों का आंसर, ठीक है। दोनों के आंसर आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पर अथवा सहित हम आंसर कराने वाले हैं आपको। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 7वां आता ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है या क्या बताता है। और इसका अथवा आता अवसर लागत की अवधारणा को समझाइए, ठीक है। तो दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका उत्पादन संभावना वक्र का ढाल की उत्तर दिया गया, और ये आपका 7वीं का अथवा का आंसर दिया गया, ठीक है, अवसर लागत की अवधारणा, ठीक है। दोनों के आंसर आपके दिए गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है सीमांत लागत और औसत लागत में आपको 2 अंतर लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर। जो इसका अर्थ हुआ दिया परिवर्तनशील लागत का अर्थ लिखिए। तो दोनों के आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सीमांत लागत औसत लागत में आपकी 2 अंतर दी गए हैं, ठीक है। औसत
साथ ही आपका 8वें का अथवा का आंसर दिया गया है परिवर्तनशील लागत का अर्थ। ठीक है, तो दोनों को याद करना है आपको अथवा सहित। फिर आपका 9वां आता है, ठीक है, बाजार संतुलन का असर समझाइए, और इसका आपका अथवा आता है कमी में मांग से कीमत कैसे प्रभावित होती है। तो दोनों के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका बाजार संतुलन का असर दिया गया है, ठीक है, और मांग में कमी से कीमत का प्रभाव। ठीक है, दोनों के आंसर आपका 9वें का आंसर, 9वें का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां आपका आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। अथवा आता है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ देख लीजिए, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, और राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है ये आपका 10वें का अथवा का आंसर। ठीक है, दोनों के आंसर आपको हम करा रहे हैं, ठीक है, अथवा सहित है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वां क्वेश्चन आता है RBI की 2 कार्य लिखिए। तो आप RBI की 2 कार्य लिखना, अथवा आता है एक देश का केंद्रीय बैंक किन रीतियों से साख को नियंत्रित करता है। तो हम दोनों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर RBI की 2 कार्य देख लीजिए, मौद्रिक नीति का संचालन और बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर 2 कार्य हो जाती हैं RBI के, और आपके केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियाँ, ये आपका 11वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका 11वां और 11वें का अथवा दोनों का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ 12वां आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। अथवा आता सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा दी गई। ठीक है, और सामूहिक मांग का अर्थ है 12वें क्वेश्चन का आंसर और 12वें का अथवा का आंसर। ठीक है, दोनों के आंसर करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर राष्ट्रीय आय गणना की 2 विधियों के नाम लिखिए। अथवा आता सरकारी बजट की कोई दो उद्देश्य आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना की आपकी 2 विधियाँ दी गई हैं, उत्पादन विधि और आय विधि, और सरकारी बजट के आपके 2 उद्देश्य दिए गए हैं। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 13वें के अथवा का आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 14वां था अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं, और जो आपका 14वें का यहाँ पर अथवा दिया गया है। ठीक है, बजट रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए हम दोनों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए अल्पकाल और दीर्घकाल। ठीक है, ये आपकी अल्पकाल की परिभाषा दी गई है, और साथ ही आपकी दीर्घकाल की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, और बजट रेखा की परिभाषा भी देख लीजिए, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, ये आपका जो अल्पकाल और दीर्घकाल है, ये आपका 14वें का आंसर है, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 15वां क्वेश्चन। ठीक है, आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपका आता ठीक है, अनादिमान वक्र किसे कहते हैं, और इसका अथवा आता है अनादिमान मानचित्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो दोनों के आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये आपका अनादिमान वक्र दिया गया और अनादिमान मानचित्र। ठीक है, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 16वां क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं देख लीजिए। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 16वें का अथवा का आंसर, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, आपका 16वें का अथवा का आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 17वां क्वेश्चन आपका आता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई 3 लक्षण लिखिए। अथवा आता लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। तो पहले तो हम यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के 3 लक्षण। ठीक है, आपके 3 लक्षण दिए गए, और लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें आपकी दी गई। ठीक है, तो ये आपका 17वें और 17वें के अथवा दोनों का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 18वां क्वेश्चन आपका आता है समग्र मांग का अर्थ क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए। और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया न्यून मांग किसे कहते हैं, इसे ठीक करने के 2 उपाय लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर समग्र मांग का अर्थ देख लीजिए, और समग्र मांग के 2 घटक देख लीजिए। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और न्यून मांग, ये आपका 18वें का अथवा का आंसर। ठीक है, और न्यून मांग को ठीक करने का उपाय, ये आपका 18वें का अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर आता 19वां क्वेश्चन, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में आपको 3 अंतर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में आपके 3 अंतर। ठीक है, और साथ ही जो इसका अथवा दिया गया राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में 3 अंतर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में 3 अंतर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है 19वें का अथवा का। फिर 20वां क्वेश्चन आता है। तो 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता किस दर से बढ़ती है, चित्र द्वारा समझाइए। तो हम यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और जो इसका अथवा दिया मांग की कीमत है, लोच की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 20वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का संबंध और मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियाँ, ये आपका 20वें का अथवा का आंसर दिया गया। ठीक है, तो आपका 20वें और 20वें का अथवा दोनों का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम को चित्र द्वारा समझाइए। तो हम यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं।
ठीक है। 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर जो आपका 21वें का अथवा दिया गया उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। ठीक है। और फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 22वां क्वेश्चन, सरकारी बजट को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सरकारी बजट की आप विशेषताएं यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो 22वें का अथवा दिया गया, जीएसटी से आप क्या समझते हो पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले, इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया 22वें का अथवा का आंसर। ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 23वां क्वेश्चन, ठीक है, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में आपको 4 अंतर लिखना है। तो ये आप देख लीजिए, आपका भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में आपके 4 अंतर। ठीक है। आपका 23वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही जो इसका अथवा दिया गया है, तो अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।